नमस्कार, आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। आज रविवार है तो रविवार विशेष का दिन है। आज बात करेंगे एक शख्सियत की, एक ऐसी शख्सियत जिसको देश में आज भी याद किया जाता है उसके काम के लिए, उसके व्यवहार के लिए, और कितने लोगों को वो अपने व्यवहार से नाराज़ कर सके इसके लिए। और उनके व्यक्तित्व के दो पहलू हैं। एक पहलू है उनका एक संवैधानिक पद पर पहुंचने के बाद का, और दूसरा उससे पहले का, और दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आज पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त टी.एन. शेषन की, जो देश के कैबिनेट सचिव भी रह चुके हैं। टी.एन. शेषन दरअसल राजीव गांधी के करीबी थे, गांधी परिवार के अगर कहें कि भक्त थे तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। उनका अपने पूरे जीवन में गांधी परिवार के अलावा सबसे कन्फ्रंटेशन हुआ। कोई ऐसा नहीं बचा जिससे कन्फ्रंटेशन न हुआ हो। उनको मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया तत्कालीन प्रधानमंत्री चंद्रशेखर ने। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी के जरिए उनको संदेश भिजवाया कि वो पहले उन्होंने प्रस्ताव दिया था कि वो फिर से उनको कैबिनेट सचिव बनाना चाहते हैं। बीपी सिंह ने उनको कैबिनेट सचिव पद से हटा दिया था और उनको योजना आयोग का सदस्य बना दिया था। टी.एन. शेषन ने कहा कि मैं रिटायर होने वाला हूं, अब ये हो नहीं सकता। तो जब मुख्य चुनाव आयुक्त का उनके पास प्रस्ताव आया, उन्होंने तत्कालीन राष्ट्रपति से सलाह मशवरा किया और किसी एक और व्यक्ति से किया था। दोनों ने कहा कि अगर कोई और उपयुक्त पद न हो तो इसको स्वीकार कर लेना चाहिए। अब देखिए उन दोनों लोगों की नज़र में क्या था मुख्य चुनाव आयुक्त के पद का महत्व। शेषन ने फिर कांची शंकराचार्य को संदेश भिजवाया कि क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा सम्मानजनक पद है, स्वीकार कर लेना चाहिए। टी.एन. शेषन ने हाँ कर दिया। लेकिन तुलसीदास जी याद आते हैं। तुलसीदास जी ने लिखा है, नहीं कोउ अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाए जाहि मद नाही। यानी पद पाने पर, शक्ति पाने पर अहंकार ना आए, ऐसा दुनिया में कोई पैदा ही नहीं हुआ है। तो टी.एन. शेषन उसका अपवाद नहीं थे, उसका नियम थे, और उन्होंने अपने पूरे कार्यकाल में ये करके दिखाया। शुरुआत होती है 1990 से। वो दिसंबर 1990 में मुख्य चुनाव आयुक्त बने और 21 मई 1991 को श्री पेरम्बदूर में तमिलनाडु में राजीव गांधी की हत्या हो जाती है। और उस समय चुनाव चल रहा था। 2 दौर का मतदान बाकी था, 23 मई और 26 मई। सवाल ये था कि चुनाव टाला जाए, नहीं टाला जाए। लोगों को याद आ रहा था 1984, 31 अक्टूबर 1984, जब इंदिरा जी की हत्या के बाद जो परिस्थिति बनी देश में, चुनाव उस समय कराना संभव नहीं था। जिस तरह की परिस्थितियां बन गई थी, जिस तरह की हिंसा हुई उसके बाद, वो सब इतिहास में दर्ज है। तो ये आशंका थी कि उस तरह की स्थिति फिर पैदा हो सकती है। तो जैसे ही ये खबर आई रात में, राष्ट्रपति ने तीनों सेनाओं के प्रमुखों को, कैबिनेट सचिव को और दूसरे वरिष्ठ अधिकारियों को बैठक बुलाई और प्रधानमंत्री को संदेश गया। प्रधानमंत्री चंद्रशेखर उस समय इलेक्शन कैंपेन के लिए उड़ीसा में थे। रात में ही चले, 2:15 बजे पहुंचे दिल्ली। राष्ट्रपति ने कहा कि एयरपोर्ट से आप सीधे हमारे पास आइए। तो सीधे राष्ट्रपति भवन गए। सुब्रमण्यम स्वामी भी पहुंचे। वहां पर विचार विमर्श हुआ कि चुनाव का आगे क्या होना चाहिए। तो थल सेनाध्यक्ष, वायुसेना अध्यक्ष और कैबिनेट सचिव, इन सब लोगों ने राष्ट्रपति को आश्वस्त किया कि हम स्थिति को नियंत्रण से बाहर नहीं जाने देंगे। प्रधानमंत्री आने के बाद सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के लिए बैठक बुलाई गई। उसमें कैबिनेट सचिव नरेश चंद्रा भी थे, बाकी वरिष्ठ अधिकारी थे, थल सेना अध्यक्ष और वायुसेना के अध्यक्ष थे, इंटेलिजेंस के लोग थे। 6 जून को असम में और 22 जून को पंजाब में लोकसभा के चुनाव होने थे। ये इसकी जरा पृष्ठभूमि है, वो आपको बताना ज़रूरी है। जब प्रधानमंत्री चंद्रशेखर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, उसके बाद ये हुआ कि चुनाव कहाँ कहाँ कराया जाए, किन राज्यों में। उस समय आपको याद होगा जम्मू कश्मीर, असम और पंजाब, ये 3 जगहों पर लंबे समय से राष्ट्रपति शासन चल रहा था। विधानसभा और लोकसभा चुनाव नहीं हो रहे थे। चंद्रशेखर जी की सरकार ने तय किया कि जम्मू कश्मीर को छोड़कर असम और पंजाब में लोकसभा चुनाव कराए जाएंगे। इसकी खबर टी.एन. शेषन को मिली, मुख्य चुनाव आयुक्त थे। तो वो राजीव गांधी से मिले,
फिर राष्ट्रपति वेंकटरमन से मिले। राजीव गांधी से कहा कि चंद्रशेखर चुनाव कराना चाहते हैं पंजाब और असम में। अगर उन्होंने ऐसा करा लिया और सफलतापूर्वक करा लिया तो उनको बहुत बड़ा श्रेय मिलेगा, ये बहुत बड़ा पॉलिटिकल अचीवमेंट होगा उनका, इसको रोका जाना चाहिए। टी.एन. शेषन ने कहा कि इन 2 राज्यों के चुनाव जो है वो टाल दिए जाएं, बाकी देश में चुनाव लोकसभा का हो, इन 2 राज्यों का बाद में देखा जाएगा। राष्ट्रपति इससे सहमत हो गए। राजीव गांधी राष्ट्रपति से मिले। आपको मालूम है कि वेंकटरमन जो है वो कांग्रेस के अपॉइंट किए हुए राष्ट्रपति थे। कांग्रेस के हित में जो था वो फैसला करने में उनको कोई संकोच नहीं हुआ। उन्होंने भी इस बात से सहमति जता दी। और जब कैबिनेट नोट गया प्रधानमंत्री की ओर से, सरकार की ओर से, कि इन राज्यों में लोकसभा चुनाव होगा, जिसमें असम और पंजाब भी था, उन्होंने वो कैबिनेट नोट वापस भेज दिया। कैबिनेट नोट वापस भेजा और इस हिदायत के साथ भेजा कि उन्होंने कहा कि अभी मैंने इंटरिम प्राइम मिनिस्टर के बारे में कोई फैसला नहीं किया है। एक तरह से चेतावनी थी प्रधानमंत्री चंद्रशेखर को कि मैं किसी और को भी अपॉइंट कर सकता हूं, ये राष्ट्रपति को अधिकार है ऐसी स्थिति में किसी को अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त करने का। वो कैबिनेट नोट वापस गया। उसके बाद चंद्रशेखर ने उसको वापस भिजवाया रिकंसीडर करने के बाद, और उन्होंने भी संदेश भिजवाया कि अगर इस कैबिनेट नोट पर महामहिम के दस्तखत होकर आज शाम तक नहीं आएंगे तो उसके बाद जो होगा उसके लिए आप जिम्मेदार होंगे। भारत के संविधान में इस बात की व्यवस्था है कि किसी ऐसे राष्ट्रपति के साथ कैसे निपटा जाए जो संविधान के दायरे से बाहर जाकर काम करना चाहता। और दस्तखत होकर फाइल पर आ गए। टी.एन. शेषन के हाथ में उस समय तक कुछ नहीं था। हमारे यहाँ जो व्यवस्था है चुनाव की, उसमें जब तक चुनाव अधिसूचना नहीं जारी होती सब कुछ सरकार के हाथ में रहता है। एक बार चुनाव अधिसूचना जारी हो जाए तो सब कुछ चुनाव आयोग के हाथ में चला जाता है। तो चुनाव आयोग जब तारीखें तय करता है तो ये देखता है, मौसम का हिसाब लेता है कि उस समय बारिश तो नहीं होगी, फसल का सीज़न तो नहीं है, फसल की कटाई का सीज़न तो नहीं है, तीज त्यौहार, और सबसे बड़ी बात सुरक्षा बलों की उपलब्धता। इसके बारे में गृह मंत्रालय उसको रिपोर्ट देता है। उसके आधार पर चुनाव आयोग चुनाव की तारीखें तय करता है। अब आप देखिए पूरा खेल क्या किया टी.एन. शेषन ने। अब ये बात अभी तक ये रहस्य बना हुआ है कि वो किसके कहने पर कर रहे थे, कौन उनको बता रहा था, कौन समझा रहा था, क्योंकि जो उन्होंने किया उससे कांग्रेस पार्टी के ही वरिष्ठ नेता सहमत नहीं थे। टी.एन. शेषन ने अपने से तय कर लिया। उनको जो जितने सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट से जुड़े हुए लोग थे, उसमें सेना से लेकर सुरक्षा बल और इंटेलिजेंस के लोग और सरकार के लोग, सब ने कहा कि 3 दिन में स्थिति पर काबू पा लिया जाएगा, इसलिए चुनाव को ज़्यादा लंबा खींचना ठीक नहीं होगा। मई के आखिर और 2 जून के बीच में चुनाव, जो 2 तारीखें हैं, 2 मतदान की तारीखें हैं, वो तय कर दी जाए। टी.एन. शेषन इससे सहमत नहीं थे। क्यों नहीं थे ये किसी को मालूम नहीं, क्योंकि सुरक्षा का कोई कारण नहीं था। टी.एन. शेषन की एक किताब आई है, थ्रू द ब्रोकन ग्लास, उसमें उन्होंने ये सब बातें लिखी है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति और पॉलिटिकल लीडरशिप चुनाव को टालने के समर्थन में थे। सवाल यह है कि पॉलिटिकल लीडरशिप थी कौन? थोड़ा सा और विस्तार में देखिए तो समझ में आएगी बात। सिक्योरिटी एजेंसीज की, सरकार की, सबकी सुनने के बाद टी.एन. शेषन पता नहीं किस जानकारी के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि फ्री एंड फेयर चुनाव कराने की स्थिति नहीं है। इसका उन्होंने कोई कारण नहीं बताया कि वो इस निष्कर्ष पर किन तथ्यों के आधार पर पहुंचे। तो प्रधानमंत्री चंद्रशेखर ने कहा कि आपने सबकी राय सुन ली है, अब आपको फैसला करना है। अच्छा होगा कि इस फैसला करने से पहले बाकी राजनीतिक दलों के नेताओं से भी बात कर लें। अब शेषन लिखते हैं कि उन्होंने सुबह 3 से 5 के बीच में अलग अलग दलों के राजनीतिक नेताओं से संपर्क करने की कोशिश की, सिर्फ प्रणब मुखर्जी से बात हो पाई। अब आप देखिए, मुख्य चुनाव आयुक्त राजनीतिक दलों के नेताओं से इतने महत्वपूर्ण, जो उस समय सबसे महत्वपूर्ण था, चुनाव की तारीख का मुद्दा, उस पर बात करना चाहते हैं और सिर्फ प्रणब मुखर्जी से बात हो पाई। उन्होंने ये नहीं लिखा है कि बाकी लोगों से क्यों नहीं बात हो पाई, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया या बात करने से मना कर दिया या क्या हुआ, इसके बारे में कुछ नहीं बताया। प्रणब मुखर्जी के बारे में उन्होंने लिखा कि वो नॉन कमिटल थे, वो ना हाँ कर रहे थे ना कर रहे थे। चुनाव जल्दी करा लिए जाएं या चुनाव देर से कराया जाए,
टी.एन. शेषन लिखते हैं, मैंने उनसे कहा कि चुनाव 15 जून को करा लिए जाए, तो वो कुछ नहीं बोले। अब आप देखिए टी.एन. शेषन कितनी जल्दी में थे। चुनाव की तारीखों को आगे बढ़ाने के लिए उनकी जल्दी समझ से परे है। उन्होंने कहा कि मुझे लगा कि अब समय बर्बाद करना बेकार है, और 22 मई को सुबह दूरदर्शन से उन्होंने घोषणा कर दी कि जो चुनाव 23 और 26 मई को होने थे, वो चुनाव अब 12 और 15 जून को होंगे। किसी पॉलिटिकल पार्टी की कंसेंट नहीं ली उन्होंने, यहाँ तक कि कांग्रेस पार्टी की भी कंसेंट नहीं ली उन्होंने। तो खुद ही वो लिखते हैं कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सुंदरलाल पटवा और उड़ीसा के मुख्यमंत्री बीजू पटनायक का फ़ोन आया उनको कि चुनाव इतनी देर से कराना ठीक नहीं है, तारीख पहले होनी चाहिए। शेषन ने बाकी सबसे कहा था कि चुनाव की तारीख की घोषणा कर देते हैं, फिर राय मशविरा कर लेंगे, देखेंगे, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो परिवर्तन कर देंगे। लेकिन वो तय कर चुके थे कब कराना है, कोई परिवर्तन की गुंजाइश नहीं थी। अब आप देखिए वो खुद ही एक तरह से रहस्य खोलते हैं कि कांग्रेस पार्टी भी उनकी इन तारीखों की घोषणा के समर्थन में नहीं थी। उन्होंने कहा चिदम्बरम, शरद पवार और चिमन भाई पटेल, इन तीनों ने, किसी ने फ़ोन किया, कोई आकर मिला और किसी ने संदेश भिजवाया और कहा कि चुनाव की तारीखें इतनी देर से नहीं तय होनी चाहिए, यानी पहले होना चाहिए। गुलाम नबी आज़ाद ने उनसे कहा कि भाई लोग जो उम्मीदवार हैं उनमें बेचैनी है कि जल्दी से जल्दी चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो। सभी राजनीतिक दलों पर खर्च का बोझ बढ़ता जा रहा है, सबके लिए इतना लंबा कैंपेन सस्टेन करना मुश्किल हो रहा है। और फिर जो है जून में 15 जून के आसपास जाने का मतलब है कि मानसून के आने का भी खतरा है बहुत से राज्यों में, और यही कई राज्यों ने लिखा भी उनको। और गुलाम नबी ने यह भी कहा कि स्थितियां, कानून व्यवस्था की स्थिति नियंत्रण में है, इस बात पर ध्यान दीजिए। केवल एक कारण हो सकता था तारीखें आगे बढ़ाने का इतना लंबा, वो है कानून व्यवस्था की स्थिति जो नियंत्रण में है, ये गुलाम नबी आज़ाद कह रहे हैं। तो शेषन लिखते हैं कि मैंने तय किया कि तारीख को एडवांस नहीं करेंगे, यानी पहले मतदान नहीं कराएंगे, और मई के अंत में आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, नागालैंड, मिज़ोरम, मेघालय, अरुणाचल, त्रिपुरा, और त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर्स ने इनको चिट्ठी लिखी कि चुनाव इतनी देर से कराना ठीक नहीं है, हमारे यहाँ मानसून आ जाएगा, उससे पहले बड़ी दिक्कत होगी मानसून के दौरान चुनाव कराने में। लेकिन शेषन तो तय कर चुके थे, सब कुछ अकेले, प्रभुता पाए जाहि मद नहीं। तो उनको लगा कि वो सर्वे सर्वा हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं, जो वो करेंगे वही होना चाहिए, जो उनकी राय है वही मानी जानी चाहिए। इतने लोगों को, पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम आप देखिए, अलग अलग राजनीतिक दलों के नेता, मुख्यमंत्री, पार्टी अध्यक्ष सब कह रहे हैं, लेकिन किसी की सुनने के लिए शेषन तैयार नहीं हुए। कोई अपने पक्ष में कोई मांग नहीं कर रहा था उनसे कोई पक्षपात करने के लिए नहीं कह रहा था। सब लोग देश के हित में सोचकर, जनतंत्र के हित में सोचकर और चुनावी खर्चे के बारे में सोचकर कह रहे थे। तो शेषन ने तय कर लिया था ये चुनाव 12 और 15 जून को होंगे, तो 12 और 15 जून को ही हुए। क्योंकि संवैधानिक व्यवस्था ये है, अधिसूचना जारी होने के बाद चुनाव आयोग ही सर्वे सर्वा होता है, वही तय करता है चुनाव की तारीखें। और ये एक मामला नहीं है, लेकिन ये गुत्थी अभी तक अनसुलझी है कि शेषन किसके हित में, किसके इशारे पर ये कर रहे थे। अगर कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती थी, विपक्ष के ज़्यादातर नेता नहीं चाहते थे, तो फिर सवाल है कि चाहता कौन था। टी.एन. शेषन के अलावा और कौन चाहता था कि चुनाव जून के मध्य में हो, इतने लंबे समय के लिए टाल दिए जाएं। कांग्रेस पार्टी में कुछ लोग ऐसे थे जिनको लग रहा था कि जल्दी हो अगर मतदान तो हमको सहानुभूति का लाभ मिल सकता है। तो ये तो नहीं हो सकता कि टी.एन. शेषन कांग्रेस को सहानुभूति का लाभ न मिले इसलिए तारीखें आगे बढ़ा रहे थे। टी.एन. शेषन और कुछ भी हो, कांग्रेस के करीबी थे और इन्होंने एक बार नहीं बार बार साबित किया है। राजीव गांधी से उनके जो संबंध थे, राजीव गांधी की सुरक्षा के लिए राजीव गांधी ने उन्हें जो जिम्मेदारी सौंपी थी, जिस तरह से एनवायरनमेंट सचिव रहते हुए उनको जो है इंटरनल सिक्योरिटी का भी जिम्मा दिया गया था। वैसे बता दें कि जब वो पर्यावरण सचिव थे तब उन्होंने टिहरी बांध और नर्मदा पर बन रहे सरदार सरोवर बांध दोनों का विरोध किया था।
ये इस देश की किस्मत अच्छी थी कि उनकी बात मानी नहीं गई। तो टी.एन. शेषन इस घटना के बाद जब उन्हें लगा कि सारी पॉलिटिकल लीडरशिप देश की जो है वो मेरे खिलाफ, मेरी राय के खिलाफ, और मैं अपनी राय पर अडिग रहा और ऐसा करवा लिया, तो उनका अहंकार भी बढ़ता गया, उनकी ताकत भी बढ़ती गई। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि टी.एन. शेषन ने मुख्य चुनाव आयुक्त रहते हुए इस देश की चुनाव व्यवस्था में आमूल परिवर्तन किया। ऐसे परिवर्तन किए जिसको आज भी याद किया जाता है, जिसकी वजह से स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने में हमें बहुत बड़ी सफलता मिली। इन सब बातों से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन अच्छा काम करने वाले को निरंकुश होने की छूट नहीं होती है, और डेमोक्रेसी में तो बिल्कुल नहीं होती है। लेकिन शेषन को ऐसा लगने लगा था, तो वो मोहन कुमार मंगलम से लेकर पी.वी. नरसिम्हा राव, जो उस समय प्रधानमंत्री थे, मोहन कुमार मंगलम कानून मंत्री थे, सबसे लोहा लेने को, मोर्चा लेने को तैयार थे। फिर उन्होंने 2 अगस्त 1993, 2 अगस्त 1993 को एक चिट्ठी सरकार, 17 पेज की सरकार को भेजी। कहा जब तक सरकार चुनाव आयोग के अधिकारों को मान्यता नहीं देती तब तक देश में कोई चुनाव नहीं होगा। संवैधानिक संकट पैदा हो गया। उन्होंने कहा न तो लोकसभा के चुनाव होंगे, न विधानसभा के चुनाव होंगे, न लोकसभा और विधानसभा के उपचुनाव होंगे, और न ही राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव होंगे। किसी भी हालत में नहीं होगा। अब ये एक बड़ी विचित्र स्थिति थी कि मुख्य चुनाव आयुक्त कह रहा कि हम चुनाव ही नहीं होंगे जब तक सरकार हमारी शर्तें नहीं मानेगी। तो एक तरह की ब्लैकमेलिंग थी। और मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने का तरीका वही है जो सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने का तरीका है, इम्पीचमेंट के जरिए, उसके अलावा कोई तरीका नहीं है। और आपको मालूम है पी.वी. नरसिम्हा राव की सरकार जो है अल्पमत की सरकार थी। क्या होगा संसद में किसी को मालूम नहीं था। तो आखिरकार हर अति का एक अंत होता है। अति की इंतहा उन्होंने कर दी जब पश्चिम बंगाल में राज्यसभा की एक सीट का उपचुनाव होना था, और प्रणब मुखर्जी उसके लिए उम्मीदवार थे। उन्होंने वो चुनाव रद्द कर दिया। प्रणब मुखर्जी को मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना पड़ा। तब पी.वी. नरसिम्हा राव सरकार को लगा कि बहुत हो गया, अब इसको रोकने की ज़रूरत है, शेषन पर अंकुश लगाने की ज़रूरत है। उस समय तक शेषन के बारे में लोग कहने लगे थे, उनको पीठ पीछे उनके अल्सेशन भी कहते थे। और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ज्योति बसु ने तो उनको पागल कुत्ता तक कह दिया। 1 अक्टूबर 1993, 1 अक्टूबर 1993, शेषन जब विदेश में थे तो केंद्र सरकार ने एक अध्यादेश जारी किया और चुनाव आयोग को 1 सदस्य से 3 सदस्यीय बना दिया। 2 नए चुनाव आयुक्त अपॉइंट किए गए, जिनमें एक थे जी.वी. कृष्णमूर्ति और दूसरे थे एम.एस. गिल। ये दोनों चुनाव आयुक्त ही नहीं बनाए गए, इनकी शक्तियां और इनके वेतन भी बराबर रखे गए। यानी टी.एन. शेषन का कोई विशेषाधिकार नहीं होगा। तीनों की शक्तियां बराबर हैं, विवाद की स्थिति में बहुमत से फैसला होगा। टी.एन. शेषन इसके खिलाफ जो है सुप्रीम कोर्ट में गए, लेकिन वहां से कोई राहत मिली नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि चुनाव आयोग के सदस्यों की संख्या बढ़ाना ये सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है, और चुनाव आयोग में इन 3 सदस्यों में किसी भी सदस्य को वीटो पावर नहीं है। तो उसी दिन से टी.एन. शेषन का वीटो पावर खत्म हो गया। लेकिन टी.एन. शेषन तो टी.एन. शेषन, वो विदेश गए तो उन्होंने इन 2 चुनाव आयुक्तों की बजाय अपने डिप्टी कमिश्नर बग्गा को जो है चुनाव आयोग का कार्यभार सौंप दिया। दोनों चुनाव आयुक्त सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह नहीं हो सकता, टी.एन. शेषन की अनुपस्थिति में एम.एस. गिल मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यभार संभालेंगे। तो शेषन की जो वीटो पावर थी उसका उन्होंने जिस तरह से दुरुपयोग किया, उसकी वजह से वो शक्ति हमेशा के लिए उनकी चली गई। और टी.एन. शेषन अतिवाद करने और टी.एन. शेषन की ईमानदारी की भी कस्में खाई जाती हैं, लेकिन ऐसे कई मामले हुए, उनमें से सिर्फ एक का जिक्र करेंगे। कहीं जाने के लिए उन्होंने रिलायंस के प्राइवेट जेट का इस्तेमाल किया। बात सामने आ गई तो कहा गया कि आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, आपके पास पैसा कहाँ से आया। उन्होंने कहा कि मैंने अपने अकाउंट से पैसा दिया, चेक से जारी करके पैसा दिया। तो फिर सवाल हुआ कि ये प्राइवेट जेट है रिलायंस का,
कमर्शियल इस्तेमाल की इजाज़त नहीं है तो रिलायंस तो पैसा ले ही नहीं सकता। तो मामला मुख्य चुनाव आयुक्त के पद के व्यक्ति का था, इसलिए उसको चुपचाप रफा दफा कर दिया गया। लेकिन टी.एन. शेषन की कांग्रेस भक्ति रह रहकर बाहर आती थी और वो फिर आई। 1999 के लोकसभा चुनाव में वो गांधीनगर से भारतीय जनता पार्टी के नेता लाल कृष्ण आडवाणी के खिलाफ कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े और हार गए। उसी के साथ टी.एन. शेषन की राजनीतिक यात्रा भी समाप्त हो गई। तो इस सब बात से एक सबक मिलता है कि अगर आपको पद मिलता है, अगर आपको अधिकार मिलता है, तो उसका न्यायोचित इस्तेमाल कीजिए। जब आपको ये लगने लगता है कि हम इसके लिए एंटाइटल्ड हैं, समस्या शुरू हो जाती है वहीं से। जब आपको लगने लगता है कि ये अधिकार तो हमारा कोई छीन ही नहीं सकता, ये अधिकार तो हमारा जन्मजात है, तब समस्या शुरू होती है। टी.एन. शेषन के साथ यही हुआ। अगर उन्होंने वो 17 पेज की चिट्ठी न लिखी होती, अगर उन्होंने चुनाव रोकने की धमकी न दी होती, तो शायद आज भी चुनाव आयोग एक सदस्यीय ही होता, तो टी.एन. शेषन की शक्तियां बरकरार रहती। तो अपने पैर पर कुल्हाड़ी उन्होंने खुद ही मारी। ये उन सभी लोगों के लिए सबक और संदेश है जो संवैधानिक पदों पर बैठे हुए हैं। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।